हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या कह लो एनईपी 2020 के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या पुरानी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो इस वीडियो के थ्रू अब इसमें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं जो चीज़ें बदली गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन पॉइंट्स। पहला है नई शिक्षा संरचना को जो स्ट्रक्चर था पहले एजुकेशन का वो बदल गया दिया गया है। अब ये 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर पर हमारा एजुकेशन संरचना यानी कि हमारी शिक्षा इस पर काम करेगी। अब पुरानी जो प्रणाली थी 10+2 की, उसकी जगह अब 5+3+3+4 का मॉडल लागू हुआ है। तो शिक्षा का जो मॉडल है वो इन 4 स्टेज पर काम करेगा। पहला है फाउंडेशनल स्टेज यानी कि इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे आएंगे जो कि प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2 के छात्र होंगे। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे जो कि कक्षा 3 और 5 के विद्यार्थी होंगे। तीसरा है मिडिल स्टेज में 11 से 14 वर्ष के बच्चे आएंगे जो कि कक्षा 6 से 8 के होंगे। फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज में 14 से 18 वर्ष के बच्चे आएंगे जो कि कक्षा 9 से 12 की कक्षा में होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये स्ट्रक्चर लागू हो गया है एजुकेशन में। जो पुराना स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसको बदलकर ये स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया है। दूसरा है मातृभाषा में पढ़ाई होगी यानी कि मातृभाषा एजुकेशन इन मदर टंग। कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा यानी कि मदर टंग या स्थानीय भाषा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की सिफारिश की गई है। यानी छोटे बच्चों को कक्षा 5 तक उनको उनकी मदर टंग में या जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो इससे छोटे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई में, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा है बच्चे जल्दी से समझते हैं। तो इसके लिए ये बदलाव लाया गया है जो कि पॉजिटिव होगा या है। ठीक है। तीसरा है उच्च शिक्षा में बदलाव, हायर एजुकेशन रिफॉर्म। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक नियामक संस्था यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जाएगी। जो भी बच्चे स्टूडेंट्स या कह लो कैंडिडेट हायर एजुकेशन जैसे कि यूपीएससी हो गया या कोई भी हायर एजुकेशन करता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उसके लिए ये संस्था बनाई जाएगी या बनाई गई है। इसके अंतर्गत मेडिकल और लॉ को छोड़कर बाकी सभी इसमें शामिल किया जाएगा यानी कि मेडिकल और लॉ इसमें शामिल नहीं होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में मेडिकल लॉ को छोड़कर बाकी सभी उच्च शिक्षण इसमें शामिल होंगे। चौथा है बोर्ड परीक्षा में सुधार। बोर्ड एग्जाम्स अब रट्टा नहीं समझ पर आधारित होगी। छात्रों को परीक्षा 2 बार देने का विकल्प मिलेगा यानी कि बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स। जो बोर्ड के एग्जाम्स हुआ करते थे 10th और 12th के, अब वो केवल रटने पर आधारित नहीं होंगे, समझ पर आधारित होंगे। समझ कर ही हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे बच्चे। और 2 बार मतलब 2 बार बच्चा 10th कर सकता है, 2 बार 12th यानी कि 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर एक बार बच्चा नहीं क्लियर कर पाता 10th को या 12th को तो उनको दूसरा विकल्प यानी कि दूसरा ऑप्शन 2 बार दोबारा से करने का उनको मौका मिलेगा 10th और 12th। ठीक है, जो कि पहले नहीं होता था। फिफ्थ है विषयों की स्वतंत्रता, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट। छात्र अब मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स विषय यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी विषय चुन सकते हैं। जैसे विज्ञान के साथ वो कला और वाणिज्य भी चुन सकते हैं। यानी कि साइंस साइड का बच्चा अब आर्ट्स भी ले सकता है और कॉमर्स भी पढ़ सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। कहने का मतलब पहले जो होता था साइंस साइड का बच्चा अलग है, आर्ट्स का बच्चा अलग है और कॉमर्स का बच्चा अलग है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब साइंस साइड का बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, कॉमर्स का बच्चा साइंस साइड या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है। तो जो ये बहुत अच्छा बदलाव है देखने को मिलेगा।
आगे है मेजर माइनर सिस्टम, लागू होगा स्नातक स्तर पर, यानी कि मेजर और माइनर सिस्टम लागू होगा ग्रेजुएशन लेवल पर लागू होगा। शिक्षा डिजिटल इंडिया, डिजिटल शिक्षा यानी कि डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। यानी कि आजकल डिजिटल एजुकेशन को बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन टीचर्स ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो ये इसको बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। डिजिटल कंटेंट और प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, डिजिटल कंटेंट और प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। 7th नंबर पर मंत्रालय का नाम बदला, रीनेमिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 8th है लक्ष्य और निवेश, गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट। वर्ष 2030 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति में। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर करने का लक्ष्य रखा गया है। 9th है शिक्षण प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, शिक्षकों के लिए नियमित ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और असेसमेंट मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट्स, पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू होगी, यानी कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, असेसमेंट होगा उनका, और उनको ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट्स मतलब पारदर्शी भर्ती की जाएगी, जिससे कोई मतलब सिलेक्शन में या फिर टीचर्स कोई मतलब भाईचारा ना हो, भाई भतीजावाद जैसे होता है ना, इसको जानते हैं तो इसको टीचर रख लिया, तो ऐसा नहीं रखा जाएगा। ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, अच्छे से निकालेंगे तो सबको सभी समान मौका मिलेगा, ऐसा इस पॉइंट्स में बताया गया है। 10th नंबर पर है वैश्विक दृष्टिकोण, ग्लोबल आउटलुक, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर्स, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का लक्ष्य ये रखा गया है। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये पॉइंट्स से कि हमारे नेशनल शिक्षा यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के में क्या बदलाव हुए हैं, क्या पॉइंट्स को बदला गया है और किसको रखा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।